गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। सो प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप लोग सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन आज जिस तरह के पूरी कौम बहुत ज़्यादा परेशान है, यकीनी तौर पर मैं भी बहुत सदमे में हूं, परेशान हूं। जो गुज़िश्ता रोज़ एक हादसा पेश आया है कराची में PIA के तैयारे के साथ, उसकी वजह से तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो गम में डूब चुके हैं। इस तरह के माजी में भी हमने वाक़यात देखे कि किस तरह से जो है वो किसी भी कंपनी के जहाज़ के साथ इस तरह का जब वाक़या पेश आया तो फिर लोगों की ज़िंदगियां भी गई और चंद दिन तक इस पर बात हुई, रिपोर्ट भी बनी, लेकर आज तक जो है वो किसी भी मामले की जो तहकीकात हुई ना तो किसी को कसूरवार ठहराया गया और ना ही किसी को सज़ा मिली है। ये वो तमाम सवालात हैं जिसने इस वाक़े के साथ तो जन्म लिया है, लेकिन उसके साथ साथ पुराने जितने भी जख्म थे उन तमाम को फिर से ताज़ा कर दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं इस तैयारे हादसे में, तो उनके लिए बस हमारी पूरी कौम की यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लिए आसानियां फरमाए। और वैसे भी इस तरह के जब हादसा रुनुमा होते हैं तो हम लोगों का बहुत पुख्ता ईमान है कि अल्लाह ताला के यहाँ जो इस तरह के शहीद होते हैं उनके दर्जात भी बुलंद होते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी जाती हैं। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, उनके जितने भी लवाहिकीन हैं, घर वाले हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे और उनकी परेशानियों को कम कर दे। नो डाउट कि बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन उसके साथ साथ जब भी हम बात करते हैं इस तरह के किसी हादसे की वजह से तो वहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात की जाती है, जैसा कि वो कंट्रोल टावर के साथ जो पायलट की आखिरी गुफ्तगू हुई है वो भी मंजर आम पर आई है। CCTV फुटेज भी आई है जिसमें बताया जा रहा है, वो बता रहा है कि मैं मुश्किल में हूँ। लैंडिंग गियर का कोई मसला कहा जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि इंजन फेल हो गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में ये तमाम मामला सामने आए हैं, लेकिन एक महीने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है जो इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब करेगी, उस सामने आने के बाद ब्लैक बॉक्स की जो तफसीलात आएंगी, रिकॉर्डिंग्स आएंगी, उन तमाम मामलात के बाद ही कुछ कहना दुरुस्त होगा कि आखिर हुआ क्या था। और ये तमाम लोग लुकमा चल बन गए। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ लाहौर शहर की भी बात करेंगे और किस तरह से लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, लोग बाज़ारों में हजूम की तरह पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जो कि यकीनी तौर पर कोरोना को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा खदशा पैदा हो रहा है। माहिरीन बताते जा रहे हैं कि आने वाले दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने से कासिर हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ शहर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि कल या फिर एक रोज़ के बाद ईद का दिन है। क्या तैयारी की गई है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, किस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, ईद की नमाज के हवाले से स्पेशली क्या प्लान मुरतब किए गए हैं, लोगों के क्या रवैये हैं, क्योंकि बाजार की टाइमिंग बढ़ गई हैं, रात 10 बजे तक कर दी गई हैं, सुबह 9 बजे से लेकर। इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान। सरफराज खान, सबसे पहले बताइएगा कि अब बाजारों की टाइमिंग्स भी बढ़ गई हैं, कुछ रश में कमी वाक़ई हुई क्या? बाज़ारों की अगर सिदरा बात की जाए तो जो शहर के मेन बाज़ार हैं, इचरा बाज़ार है, चुंगी अमर सिद्धू है, बागबानपुरा बाज़ार है, अनारकली बाज़ार है, जैसे ही शाम होती है बाज़ारों में रश शुरू हो जाता है। किसी SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। बच्चे, बूढ़े और सबसे ज़्यादा ख़वातीन शॉपिंग करने के लिए उमड़ आती हैं। अगर दुकानदारों की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि रश ज़्यादा होने की वजह से वो SOPs का ख्याल नहीं रख सकते। ठीक है सरफराज, ये तो बाजारों की सूरत हाल हो गई कि खवातीन बाज नहीं आ रही। अब हमें ये बताइए कि बाजारों में तो रश होता ही है, लेकिन जैसे ईद से 1-2 रोज पहले लारी अड्डों पर, बस टर्मिनल्स पे बहुत ज्यादा रश हो जाता है, वहाँ की क्या सूरत हाल है? क्या मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट का पहिया चल चुका है? मुसाफिरों का क्या कहना है? सिदरा, एक हिस्ट्री थी लारी अड्डों की, शहर के तमाम तर लारी अड्डों की, कि जब ईद के अयाम बिल्कुल करीब आते थे, आखिरी इशरा चल रहा होता था या बकरा ईद के अयाम करीब आते थे, तो लारी अड्डों की रौनक जो है वो बढ़ जाती थी। मेले का समा होता था, मुसाफिरों की लंबी कतारें होती थी टिकट लेने के लिए और अपने घरों को वापस रवाना होने के लिए। लेकिन इस दफ़ा जो है वो ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे रश जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। मुसाफिर जो हैं वो कम से कम आ रहे हैं। SOPs का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जब हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात तय पाए, उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट तो बहाल हो गई। GT रोड इस्तेमाल किया जाता था। कल मोटरवे की जानिब से, हाईवेज़ की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अब जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोटरवे से भी गुजरेगी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इस दफ़ा कोई भीड़ नहीं है।
मुसाफिरों का इतना रश नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि अभी जो है वो क्या सूरत हाल है मुसाफिरों? अब तो ये सूरत हाल है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम खड़े हैं, हम गाड़ी वाले को देख रहे हैं, गाड़ी वाले हमें देख रहे हैं, पैसेंजर कोई नहीं आने वाला। सवारी बिल्कुल काम है नहीं तो इस वक्त तो सवारी के ऊपर सवारी होती है, रश लगा होता है, गाड़ी के ऊपर गाड़ी होती है, सवारी के ऊपर सवारी होती है, मगर अब तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई रौनक नहीं नज़र आ रही। कोई हमें तो ये भी इतबार नहीं है कि आज हमारे को दिहाड़ी भी बनेगी, जवानी तेरी बचेगी भी कि नहीं बचेगी, मगर कोई निज़ाम नहीं नज़र आ रहा। कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है, कोई निज़ाम नहीं। बताएं मुझे कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात कामयाब हुए, अभी ये बसें खड़ी हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि बसें आधी भी नहीं भरी, कुछ ही मुसाफिर बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जो पहले 2 महीने लॉकडाउन हुआ है ना, उसकी वजह से जो सवारी जो पैसेंजर थे पहले जा चुके हैं, अब उसकी वजह से जो पहले रश होता था वो रश नहीं है, और अब गाड़ियाँ खाली खड़ी हुई हैं, 1.5 2 घंटे लगी रहती हैं टाइम पे, और 2 4 5 10 आदमी बैठते हैं, और वो 10 आदमियों के साथ हमारा सिस्टम नहीं चलता। उसकी वजह से हमने फिर ये गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं अभी तक सुबह की ये पहली गाड़ी लगी हुई है, अभी तक वही खड़ी हुई है। तकरीबन 6 बजे की गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखिए अभी तक खाली है बिल्कुल। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि सुबह 6 बजे की ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे तो मुसाफिर जो ठीक है। सरफराज, ये बताइए कि रश बिल्कुल नहीं है, मुसाफिर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं अड्डों पर, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि ये रश ना होने की वजह क्या है? जी, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ पे मौजूद ड्राइवर्स हैं, इनका यही कहना है कि जो कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र तकरीबन 1 माह ट्रांसपोर्ट को बंद रखा गया, और जिन लोगों की तरफ से अपने घरों में जाना था वो चले गए हैं, और अब जो है वो इनका पहिया जाम था, बिल्कुल जाम कर दिया गया था इनका पहिया, और अब जो इनको खुले हुए तकरीबन 4 से 5 रोज़ हुए हैं, और 4 से 5 रोज़ में जो मुसाफिर थे वो तकरीबन अपने घरों में मुंतकिल हो गए, किसी न किसी ट्रांसपोर्ट से, या अपनी कोई ना कोई स्पेशल गाड़ी करवा के चला गया, अपने अपने घरों में जा चुके हैं। ये चंद ही लोग थे जो शहर में बाकी थे, और ईद मनाने के गर्ज से ये शहर से बाहर जा रहे हैं, अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन एक मुद्दत के बाद ये देखने को मिल रहा है कि लारी अड्डों की रौनक वैसे नहीं है। ठीक है सरफराज, अब हमें ये बताइए कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर हजरात या जो भी ये लोग आपके आसपास मौजूद हैं, इनको देखा गया है कि इन्होंने मास्क नहीं पहन रखे, जबकि गवर्नमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात में ये तय पाया है कि मास्क पहनना जरूरी होगा, इन्होंने नहीं पहन रखे, तो फिर ये मुसाफिरों को किस तरह से कायल करेंगे मास्क पहनने पर और SOPs पर अमल दरामद करवाने पर? सिद्रा, इनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो है वो इनको परेशानी लाहक है कि हम जो है वो हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही, कुछ लोग कंडक्टर्स हैं, कुछ ड्राइवर्स हैं, तो इस वजह से जो है वो SOPs पे भी अमल नहीं कर रहे। SOPs पे तो बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा। यहाँ पे सैनिटाइज़र नहीं है, यहाँ पे मास्क नहीं है, किसी किस्म की ऐसी हिफाजती चीज़ें इक़दामात नहीं किए गए। जबकि जब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तय पाए थे, तो उस मुज़ाकरात में ये चीज़ शामिल थी कि मुसाफिरों को मास्क दिए जाएंगे, उनको सैनिटाइज़ करके बसों में बिठाया जाएगा। मुझे आप बताएं कि आप इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपने मास्क नहीं पहना। हमें तो डर ही कोई नहीं है किसी चीज़ का, अल्लाह की मेहरबानी से सदका सरकार का, हमें कोई डर नहीं है किसी वायरस का। मास्क है ही नहीं है इधर, हम मास्क डालते ही नहीं है, हमारा यकीन है सोने रब से जो मौत है तो वो तो आएगी। आपने इनकी बात सुनी है, इनका कहना है कि जो है वो हमें अल्लाह पे यकीन है, और हम जो है वो देख रहे हैं कि आज किसी किस्म की दिहाड़ी लग जाए। ये ड्राइवर हजरात तो SOPs को बिल्कुल भी मलहूज़े खातिर नहीं रख रहे। अब मुसाफिरों की सुनाइए कि जो बस में सवार मुसाफिर हो चुके हैं, जितने भी हैं, उन्होंने कोई SOPs पर अमल दरामद किया है या फिर वो भी अपनी मनमानियां करें? और ये भी बताइए कि मॉनिटरिंग इदारा कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन ये चेक करेगा कि लारी अड्डों पर SOPs पर अमल दरामद कितना हो रहा है? सिद्रा, मॉनिटरिंग जो अदारा है वो ज़िला इंतज़ामिया है, यहाँ पे जो मौजूद एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम नहीं वज़ा किया गया। यहाँ पे कुछ भी किसी किस्म की मॉनिटरिंग तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। यहाँ पे कुछ ही फासले में एक पंडाल लगाया गया है मुसाफिरों के बैठने के लिए, उसके साथ एक लॉन्च बनाया गया है वो भी मुसाफिरों के बैठने के लिए, लेकिन गंदगी की भी अखीर है। यहाँ पे गंदगी भी ढेरों गंदगी है, उसमें ही मुसाफिर बैठ रहे हैं।
बहुत सारे मुसाफिर जो हैं वो SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे। ये इंतज़ामिया का जिम्मेदारी थी कि वो इन तमाम चीज़ों को देखते। अगर इंतज़ामिया SOPs पे अमल करवाती है तो वो सहूलतें भी दे कि जो सरफराज, किरायों के हवाले से बताइए कि ये जो नॉन AC और AC बसों के किरायों का क्या मामला है? क्या कोई कमी की गई है, कोई सहूलत दी गई है, या किराए उतने ही लिए जा रहे हैं जितने पहले अदा किए जा रहे थे? किरायों की अगर बात की जाए तो किरायों के हवाले से जो है वो एक हुकूमत और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से जो है वो एक जंग थी। उनका ये कहना था कि जब मुसाफिर 2 सीटों पे बैठेगा तो उससे 2 सीटों का ही किराया लिया जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ थी कि जब ईद उल फितर या ईद उल अज़हा पास आ जाते थे तो किराए बढ़ जाते थे। हर जो गाड़ी थी वो तकरीबन कम से कम 25 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ज़ायद लेते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो जो ड्राइवर्स और कंडक्टर ये कह रहे हैं कि हम नॉर्मल किराया ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पे मुसाफिर नहीं हैं, यहाँ पे जाने के लिए कोई मुसाफिर नहीं है, उनकी बसें खाली हैं। उनको अगर वो ट्रैवल भी करते हैं तो उनको अपनी जेब से देना पड़ रहा है। ये तमाम तर चीज़ें यहाँ इस वक्त जो है वो बताई जा रही हैं, तमाम तर मामलात उठाए जा रहे हैं। और इंतज़ामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कोई भी यहाँ पे बंदा मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा इंतज़ामिया का यहाँ पे फ़र्द मौजूद नहीं है जो SOPs पे अमल करवाए, जो मुसाफिरों के हवाले से बात करे, जो गंदगी और इन तमाम चीज़ों पे बात करे। सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामिया की जानिब से मुज़ाकरात किए गए और उसके बाद जो है वो तमाम जो लाहौर के लारी अड्डे थे, चाहे वो यतीम खाने से था, चाहे वो ठोकर न्याज बेग से था, चाहे वो बदामी बाग लारी अड्डे से था, वहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पे कुछ लोगों को तैनात किया गया था, TMOs के अमले को तैनात किया गया था। बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से लारी अड्डों पर मुसाफिर तो बहुत कम है लेकिन SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। एक ड्राइवर साहब थे या न जाने वो कौन साहब थे, उनकी जानिब से रब सोने पे तवक्कुल की बात की जा रही है। बिल्कुल तवक्कुल होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि आप लोग अपने लिए कुछ करोगे तो फिर ही मदद होगी ना। हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है और वैसे भी कहा जाता है ना कि हरकत में बरकत है। अगर हम एहतियात करेंगे फिर ही हम बच पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और फिर भी बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी। पंजाब सरकार की जानिब से ईद सादगी से मनाने का फैसला सामने आया है। सरकारी तौर पर ईद के हवाले से किसी किस्म की तकरीबात नहीं मुनाकिद की जाएंगी। रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। पंजाब में सरकारी तौर पर ईद सादगी से मनाने का फैसला। सरदार उस्मान बुज़दार ने अवाम से ईद की खरीदारी के दौरान मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की अपील कर दी। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अवाम खुद भी कोरोना से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। कोरोना खत्म नहीं हुआ, एहतियात और बचाव की तदाबीर नागज़ीर हैं। बुजुर्गान दीन के मज़ारात खोल दिए हैं, ज़ायरीन समाजी फासले का ख्याल रखें। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ईद सादगी से मनाने की हदायत जारी कर दी। सरकारी सतह पर ईद मिलन पार्टियां नहीं होंगी। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी। लियाकत अंसारी, बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ईद सादगी के साथ मनाने का ऐलान कर दिया गया है, मजीद क्या ऐलान सामने आया? वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस ज़िम्मन में हदायत जारी की है कि पंजाब हुकूमत इस बार जो है ईद उल फितर सादगी के साथ मनाएगी और जो मुल्क की सूरत हाल है उसके तनासुर में ये फैसला किया गया कि इस वक्त मुल्क जो है एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। इसलिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस ज़िम्मन में हदायत जारी की है कि जो सरकारी सतह पर ईद मिलन पार्टीज और सरकारी पार्टियां होती थी मुख्तलिफ ईद के हवाले से वो बिल्कुल नहीं होंगी और उन्होंने साथ ही साथ आवाम से भी अपील की है कि वो ईद के मौका पर जो है वो समाजी फासले को बरकरार रखें। जब ईद की नमाज अदा करने जाएं तो मास्क जो है उसका इस्तेमाल करें। उन्होंने साथ ही साथ मुखय्यर हजरात और सादे हैसियत अफराद से भी अपील की है कि ऐसे लोग जो कोरोना की सूरत हाल की वजह से मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हुए, ईद के मौका पर उन लोगों का ख्याल रखा जाए। जी ठीक है। लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा कि ईद के दिनों में क्या कोई पार्क खोले जाएंगे या फिर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे? ईद के बाद कोई फैसला सामने आएगा?
और इस हवाले से ईद के बाद फैसला सामने आएगा। जो ईद से पहले लास्ट नोटिफिकेशन था उसमें जो है इस तरह की प्ले राइट्स जो हैं उन पर पाबंदी रखी है, और इवन जो शॉपिंग मॉल खुले गए हैं उसके अंदर भी जो खेलने के झूले और दूसरी खेलने का सामान है उस पर और फूड कोर्ट पर जो है वो पाबंदी बरकरार है। लेकिन ईद के बाद हुकूमत पंजाब इस हवाले से कोरोना कैबिनेट कमेटी में गौर करेगी कि आगे चलकर अब सूरत हाल कैसी है, और उस सूरत हाल के तनासुब में जो है वो आइंदा के इक़दाम किए जाएंगे। जो लास्ट नोटिफिकेशन है हुकूमत पंजाब का जो 2 रोज पहले जारी हुआ है उसमें जो है अभी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे कि ईद सादगी के साथ मनाई जाएगी क्योंकि कोरोना वायरस भी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपने इंडिविजुअल डिस्टेंसिंग रखनी है, दूसरों से दूर रहना, इसीलिए ईद मिलन पार्टीज भी नहीं होंगी। और जो गुज़िश्ता रोज़ एक सान्या पेश आया उसकी वजह से भी ईद सादगी के साथ मनाने का ऐलान सामने आया है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तैयारा लाहौर से उसने उड़ान भरी, कराची पहुंचने में बस चंद लम्हे बाकी थे कि बदकिस्मत तैयारा हादसे का शिकार हो गया। और तैयारे में बताया जा रहा है जी 91 मुसाफिर थे, जबकि 8 अफराद को लेकर कराची आ रहे थे, जो कि 8 अमले के अफराद में, जिसमें कैबिन क्रू था, कैप्टन थे और दीगर जो जहाज़ का अमला होता है टेक्निकल के हवाले से वो उनके साथ मौजूद था। जिस पर से ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि खुशकिस्मती से जो 2 ऐसे शख्स हैं जो कि अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो गए, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया क्योंकि अभी उनकी ज़िंदगी बाकी थी। और एक साहब जो कि जिनका ज़ुबैर साहब उनका नाम बताया जा रहा है, जबकि दूसरे पंजाब बैंक के सदर हैं ज़फ़र मसूद साहब। इन दोनों की ज़िंदगियाँ महफूज रही हैं इस हादसे में, इस खौफनाक हादसे में। लेकिन इस हादसे के बाद जो है वो बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया। गुज़िश्ता जितने भी ज़ख्म थे वो तमाम ताज़ा हो गए हैं, क्योंकि पहले भी कमेटियाँ भी बनी, रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आई, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक किसी एक बंदे को कसूरवार नहीं ठहराया गया और किसी एक बंदे को सजा नहीं मिली कि आखिर कसूर किसका था। इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा। हसन, सबसे पहले बताइए कि अभी तक जो इब्तदाई मालूमात है उसके मुताबिक क्या बताया जा रहा है? लैंडिंग गियर बताया जा रहा था, फिर जहाज़ के इंजन फेल होने के बारे में बताया जा रहा था, क्या अलग मालूमात है आपके पास? देखिए, 3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जब तक कोई मुफस्सल रिपोर्ट या हुकूमत की जानिब से कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती उस टाइम तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा है जिसे क्विक एक्सेस कहते हैं वो तो मिल गया है, रात को ही मिल गया था। जो कमेटी इस पर काम भी कर रही है उन तक भी एक्सेस हो गई, उन तक तो ये चीज़ पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको जो है वो क्लियरेंस दी गई। जो ज़राए से ये जो मालूमात मिल रही हैं उनका ये कहना है कि इसको 3 दफ़ा क्लियरेंस जो है इसने मांगी थी, और आधा घंटा कबल भी जो है वो उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि मुझे इसमें जो है वो आपने प्रॉपर क्लियरेंस, और जिस तरह पूरे तमाम तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद साइन होते हैं, हर चीज़ फिर रनवे पे आता है, फिर वहाँ पे जो है वो फ्लाई करने के लिए तैयार होता है। उनका ये कहना था, जो वहाँ से मालूमात मिल रही हैं वो कहते हैं कि 3 दफ़ा उन्होंने क्लियरेंस मांगी थी, और यानी उनको कोई खदशात थे, क्योंकि ये 2 रोज़ कबल मस्कत से जो है यही तैयार पाकिस्तान पहुंचा था और फिर अब मुसाफिरों को लेकर कराची जा रहा था। और जब उसके 3 दफ़ा क्लियरेंस मांगी गई और फिर उन्होंने बिल्कुल उनको 3 दफ़ा क्लियरेंस दी, फिर यहाँ से निकले हैं, फ्लाई किया, और जब वहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ मामलात में गड़बड़ है। जो अब ब्लैक बॉक्स मिला है उसके मुताबिक उसका कुछ जो क्विक जो है होती है उसका कुछ रिकॉर्ड मिला है, उसके मुताबिक जब वो चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ काफ़ी चीज़ें हक़ाइक़ सामने आएगा। लेकिन 2 चीज़ें, एक ये भी है कि जब वहाँ तक पहुँचे तो लैंडिंग गियर वो कहते नहीं खुले। दूसरी चीज़, अगर वो नहीं खुले तो उसको फिर जो है वो गो राउंड की इजाज़त दे दी गई। अब गो राउंड भी वो होता क्या है दरअसल कि जब हंगामी सूरत हाल हो और फिर एक राउंड लगाने की इजाजत मिल जाती है कि आप आसमान पर ही रहो, इजाजत मिल जाती है, और वो उन्होंने इजाजत मांगी। अगर उनको पता था कि ये जो है उनके लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे, वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, फिर भी लैंडिंग हो सकती थी, वो इंतजामात होते हैं, वो हो सकती है। हसन, क्या क्या ऑल्टरनेट मौजूद होते हैं जहाज में, क्योंकि यकीनी तौर पर इंतहाई सेंसिटिव ये सफ़र होता है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव मौजूद होते हैं, इन पे भी हमने बात करनी है। लेकिन अभी आपको जो है वो इस बदबख्त तैयारे के एक खुशबख्त मुसाफिर का शॉट मैंने सुनवाना है। ज़ुबैर अहमद साहब हैं जो कि इस तैयारे हादसे में बच गए हैं, क्या कहना है उनकी जानिब से, किस तरह से हादसा पेश आया है, देखिए।
बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। और जो हादसे की बात है वो तैयारा बड़ा स्मूथली आ रहा था। PK8303 PIA का तैयारा है, 8F उसके अंदर मेरी सीट थी। और जब जो है वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला था तो अनाउंसमेंट किया पायलट ने कि जी लैंडिंग होने लगी है, आप अपने सीट बेल्ट वगैरह बांध लें। तो सीट बेल्ट वगैरह बांधे हैं। जब उसने लैंड किया है तो 3 दफ़ा झटका मारा जहाज़ ने। उसके बाद रनवे पे आया, थोड़ा सा रनवे पे चला है तो फिर पता नहीं क्या मसला हुआ है, उसने दोबारा जो है बड़ी होशियारी से पायलट ने उसको दोबारा उठा दिया हवा के अंदर। वहाँ जो है वो 10-15 मिनट जो है वो चलाता रहा है उसको। उसके बाद जो है उसने कहा कि जी मैं लैंड करने लगा। दोबारा अनाउंसमेंट हुई है। जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो हमने नीचे देखा है तो वो मलिर कैंट का एरिया लग रहा था जहाँ उसने लैंड करना था। मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था। और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, सब चीखों पुकार थी, सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। तो मैंने अपना जो है वो सीट बेल्ट खोला है और मुझे रोशनी नज़र आई एक जगह पर, तो मैंने उसकी तरफ जाने की कोशिश की और मैं अपनी जाने में कामयाब हो गया हूँ। और वहाँ से मैंने नाज़रीन, ज़ुबैर अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी है कि ना सिर्फ कि वो इस तैयारा हादसे में बच गए हैं बल्कि मामूली ज़ख्मी हुए हैं और बिल्कुल ठीक बातचीत भी कर रहे हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और जल्द से जल्द वो अपनी ज़िंदगी के मामलात में रूटीन में वापस आ जाएं। बात करेंगे जी, एजाज हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, XMD हैं आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। एजाज साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एजाज साहब से भी हमने बात करनी है इस तमाम मामले के हवाले से, क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को भी समझते हैं कि आखिर जब कैप्टन की जानिब से बताया जा रहा था कि लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर एकदम से उनकी जानिब से जो टेक्निकल लैंग्वेज में भी इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे के साथ पास की जा रही थी वो क्या थी, कितना मामला ख़राब था और एकदम से ये इंजन का फेल हो जाना और फिर दोनों इंजन का, यानी कि एक तो जहाज़ में इंजन जो कि काम कर रहा होता है, उसको फ्लाई कर रहा होता है, लेकिन एक ऑल्टरनेट भी मौजूद होता है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा भी होता है कि जहाज़ में इंजन में आग लग जाए या फिर कोई ऐसा मामला हो जाए तो उसमें इतना कॉम्पैक्ट निज़ाम मौजूद होता है कि जहाज़ का इंजन खुद से कोशिश करता है कि उस आग को बुझा दिया जाए। यानी ये वो तमाम सवालात हैं तकनीकी मराहिल में कि किस तरह से ये जहाज़ क्लियर था और अगर कोई प्रॉब्लम था भी तो किस तरह से उसको सॉल्व करना था। और जो पायलट इस परवाज़ को लेकर गए थे वो क्या कोई नए पायलट थे या फिर वो अरसा दराज से इस काम में लगे हुए थे और फ्लाइट्स उड़ाते रहते थे। हसन रज़ा, हम एजाज साहब से भी बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आप हमें पहले बता रहे थे कि इतना सेंसिटिव ये सफ़र है तो जाहिर बात है कोई ना कोई हिफाजती इंतजामात इनके साथ होते हैं। बहुत सारे होते हैं। जिसे हम बात कर रही थी ना कि पायलट सबसे सीनियर तरीन पायलट थे और इनको 4 स्टार पायलट भी कहा जाता है जो ये चला रहे थे, जो पायलट इस त्यारे के थे। और ये कुछ ही अरसे बाद इनकी रिटायरमेंट भी थी और इन्होंने ये क्या कहा जा सकता है कि सबसे तमाम जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो इनकी जो है उस पर कमांड थी और ये वो जो है वो उसको कमांड करते रहे। मोस्ट सीनियर सबसे सीनियर तरीन यही जो कैप्टन थे जिनकी शहादत हुई है। और इनकी जानिब से ये जो माहिरीन कहते हैं कि शायद वो लैंडिंग के करीब पहुंच चुका था और उस वक्त इनको कहा गया कि आप गो राउंड जो है वो करें और उस टाइम इजाजत ली गई। और अगर ये गो राउंड की तरफ जब गए हैं फिर उसके बाद जब इंजन के मसाइल सामने आए, क्योंकि पहले तो इंजन के मसाइल सामने नहीं आए थे, जब वो जो है वो लैंडिंग के लिए उन्होंने लैंडिंग के लिए जो है वो कोशिश की, फिर उसके बाद उनको गो राउंड की इजाजत मिली। फिर ये ऊपर जो है परवान चढ़े हैं, वो बताया जाता है 11,275 फुट की बुलंदी पर दोबारा जब परवान की तरफ गए हैं, फिर जब दोबारा नीचे आने लगे हैं तो वो उनसे जो है वो जो है आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त हुआ, क्योंकि जब इंजन में वो आग लग गई और सारी सूरत हाल निकलने लग गई। यहाँ तक कि इतलाफ तो ये भी आती रही है कि जो जहाज के त्यारे के अंदर अफराद मौजूद थे उनकी जानिब से घर कॉल की गई हैं और ये कहा गया है कि हम जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे त्यारे को आग लग चुकी है। और बिल्कुल सोशल मीडिया पर भी ये कुछ वीडियोस वायरल हो रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जिन्होंने जिनसे बात भी चीत की गई है और फिर उन्होंने आगे
हमारी जो कराची की जो है कोई टीम है उनकी टीम को भी जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्म किया कि हमारी जब आखिरी दफ़ा बात हुई तो वो ये चीज़ें जो है वो बात हुई है और ये कहा गया है कि हम लैंडिंग के बहुत करीब है। जिससे हम आते हैं तो हम कोई लेने वाले आए हो या कोई विमान हम उनको बताते हैं बिल्कुल पहुंच चुके हैं, सिग्नल आ जाते हैं ना, तो उन्होंने उनको बताया कि हम लैंडिंग के बहुत करीब है। लेकिन सूरत हाल ये बन चुकी है और जब उनको ये पता चला, लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल क्रैश हो गया, तबाह हो गया। और फिर ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि 2 फर्द जो है वो बचे हैं, जफर मसूद साहब और बाकी इस त्यारे में जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जेड के शेरदिल साहब के जो है उनके बेटे खालिद शेरदिल जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अर्बन यूनिट के और सेक्रेटरी एमपीडीडी हैं। उनके साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इस त्यारे में थे। आप अंदाज़ा करें, बताया जाता है कि ये कुछ ऐसे अफराद तकरीबन 35 के करीब ऐसे अफराद थे जिन्होंने बहुत सिफारिशों से ज़बरदस्ती और पता नहीं कैसे कैसे करा के उन्होंने टिकट्स के अरेंज करवाए थे, टिकट्स के हमने वहाँ पे कराची जाना है, बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसा फ़र्द भी था जिसका नाम शाहिद है और वो ये कहते हैं कि जब वो वहाँ पहुंचे तो उनको जाने नहीं दिया गया। उन्होंने काफ़ी रोला डाला, काफ़ी उन्होंने मामला हंगामा किया कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया आप, ये वो। उन्होंने कहा जी आप लेट हो गए, आप नहीं जा सकते। उनको वापस जाना पड़ा। जब वापस गए तो जाने के बाद वो उसी बंदे से मिलने की कोशिश करते रहे जिनको उन्होंने कहा था कि आप नहीं जा सकते। कहते हैं जी मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जाना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम पर कि मैं लेट हो गया, वो कुदरती तौर पे वो लेट हो गए, यानी उनको अल्लाह ने बचाना था। हाँ। एक एयर होस्टेस भी तो जिसकी ड्यूटी थी वो नहीं गई, उनकी जगह कोई दूसरी गई। लेकिन अगर इसकी तरफ आए, माहिरीन ये कहते हैं और कुछ वहाँ पे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि त्यारा जो है वो रनवे पर तकरीबन पहुंच गया था और वहां से गो राउंड की इजाजत मिली है। लेकिन जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजें आ रही हैं उसके मुताबिक रनवे से थोड़ा सा पीछे था, वहां से जो है वो उनको मिली, गो राउंड की तरफ गए। गो राउंड से पहले यानी इंजन बिल्कुल ठीक थे और जब वो राउंड की तरफ जाने लगे हैं, और ये बताया जाता है कि 1 माह पहले भी जो है इसकी मुरम्मत भी करवाई गई थी। और जिस तरह 28 अप्रैल 2020 को त्यारे का जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया था। जब उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो तमाम पहलुओं को जो है वो देखा जाता है तकनीकी तौर पे और तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन क्या वो एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होना काफी होता है? ये मुनासिब नहीं है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जी हमारे साथ ताहिर जैदी साहब मौजूद हैं जो कि ग्राउंड इंजीनियरिंग मैनेजर हैं, रिटायर्ड हैं। आप PIA से आपका ताल्लुक है। ताहिर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है यकीनी तौर पर। सर बताइएगा, आप टेक्निकल चीज़ों को भी समझते हैं, ये जो लैंडिंग गियर के बारे में इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है, फिर एकदम से जहाज के दोनों इंजन का फेल हो जाना, हुआ क्या होगा, आपको क्या लगता है? मैं ताहिर हसन बात कर रहा हूँ। मैं इस हवाई जहाज का, बल्कि इनकी जो एयरबस की सारी सीरीज है 318, 319, 320, 310, 330, 340 सब जहाज़ों का मैं ACX इंजीनियर हूँ। लेकिन और इसके लिए ये जहाज को जो नॉर्मली इस वक्त हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन की बात है वो ये कि जहाज जब चलता है तो उसका प्रॉपर चेकअप होता है और चेकअप के बाद उसको फौरन कप्तान को दिखाया जाता है कि भाई ये जो कुछ भी इसमें कोई अगर कोई खराबी थी या जिस तरह जब जहाज आया कितने घंटे उड़ के आया, इसमें फ्यूल डाला गया और ये इस वक्त सर्विसेबल है, उसके लिए सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, फिटनेस ऑफ फ्लाइट, और फिर वो जहाज कप्तान उसको साइन करता है और वो उसकी एक कॉपी ग्राउंड पे रहती है। वो दैट इज गुड इनफ फॉर एनीथिंग फॉर फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ एवरीबॉडी। वो जो सर्टिफिकेशन के बाद जहाज होता है और उसके बाद लावा फ्लाइट प्लान होता है। अब ये जो चीज़ें हैं कि भाई क्या हुआ, अब आई कैनॉट से कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुए, क्योंकि लैंडिंग गियर डाउन करना पहले तो पुरानी बात है। मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस 60 साल का है, मैं 61 से इंजीनियरिंग में हूँ, तो मैंने कई दफ़ा दूरबीन लगा के टावर पे बैठ के तो लैंडिंग गियर्स को देखा। बाज़ जहाज़ों के जो लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आते हैं, तो डकोटे का एक दफ़ा लैंडिंग गियर टूटा हुआ था, तो मैंने दूरबीन से देख के बताया कि भाई इसका एक व्हील का गियर टूटा हुआ है, लॉकस्टर टूटा हुआ है। ताहिर साहब, ये जो
आप बता रहे हैं सर कि इन चीज़ों के ऑल्टरनेट भी मौजूद होते हैं, हल भी मौजूद होते हैं। जिस तरह की वो कैप्टन की लास्ट जो कॉल थी टावर के साथ, कंट्रोल टावर के साथ, वो भी यकीनी तौर पर आपने सुनी होगी। कुछ टेक्निकल भी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी। हमारे देखने वालों को और हमारी सहूलत के लिए बताइएगा कि अगर लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या वो इतना बड़ा खतरा है? उसका ऑल्टरनेट फिर जहाज में क्या मौजूद होता है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखें, अल्टरनेट तो इसमें लैंडिंग गियर लोअरिंग के लिए दो सिस्टम होते हैं। एक तो नॉर्मल सिस्टम है, एक अल्टरनेट सिस्टम है। और अल्टरनेट सिस्टम भी पायलट के पास होता है। जिस तरह एक स्विच आपका लेफ्ट लाइट जलाने के लिए, दूसरा राइट जलाने के लिए है, तो वो होता है। तो उसमें अल्टरनेट से ये गियर्स खुल जाते हैं। और आजकल तो ये इतने डिजाइन एज सच कि भाई अगर वो ऑपरेट किया जाए अल्टरनेट, तो फुल आउट होके, और मुझे जो तस्वीर नजर आती है उसमें तो गियर डाउन नजर आते हैं। और गियर अगर डाउन हो जाए तो कोई मसला नहीं बिल्कुल रह जाता इसके किसी किस्म की प्रॉब्लम का। लेकिन फिर ये जो इंजन की खराबी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि उसका भी ऑल्टरनेट मौजूद होता है, तो एकदम से दोनों इंजन का जवाब दे जाना, इसके बारे में क्या आपकी राय है? ये एक देखिए, एक तो ये है कि कोई बर्ड स्ट्राइक हो, दूसरा ये हो सकता है माल ऑपरेशन इसके इलेक्ट्रॉनिक्स का। जहाज में एक स्विच होता है जिसको हम कहते हैं गो अराउंड स्विच, टोगा, टेक ऑफ और गो अराउंड। उसको बटन को दबाते हैं, एक बटन है थ्रॉटल्स के साथ, तो उसको बटन दबा दें तो फिर सारे जो फंक्शंस हैं फॉर टेक ऑफ कि गियर्स भी अप जाएंगे, फ्लैप्स वगैरह भी आप अपनी पोजीशन में जाएंगे, स्लैट्स भी जाएंगे, और फुल पावर भी हो जाएगी। और वो इंजन के पेट्रोल और बाकी जो गैस वगैरह उसकी आरपीएम को कंट्रोल करेंगे और टेक ऑफ पावर डेवलप करेंगे। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है उसमें। अगर वो सिस्टम काम ना करे और कोई उसमें मतलब कोई मसला आ जाए कि भाई फुल पावर इंजन ने डेवलप नहीं की, इंस्टेड सिर्फ फ्यूल चला गया और इंजन पावर नहीं हुई, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि ये जो PIA का तैयारा 8303 है, इसकी ये तकरीबन कोई कितना पुराना था, कब से ये इस्तेमाल किया जा रहा था? इसके मेंटेनेंस के हवाले से बताइए, क्या ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल था, ठीक था, कोई इसके बारे में शिकायत तो नहीं थी? देखें मोहतरमा, जहाज तो हमारे जब तक सर्विसेबल ना हो इसको उड़ाने नहीं दिया जाता। जब एक पायलट या एक इंजीनियर दस्तखत करता है तो फुल सेटिस्फेक्शन के बाद करता है कि भाई ये जहाज और इसकी सिस्टम्स और इसमें जो डेस्टिनेशन के लिए फ्यूल वगैरह है वो कंप्लीट है और इसका फ्लाइट प्लान ठीक है। ठीक है ताहिर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, मजीद भी हम आपसे बात करेंगे। हसन, जिस तरह से ताहिर साहब बता रहे हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहे हैं कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये तो अभी आने वाले वक्त में मजीद मालूमात सामने आएगी कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, इस हवाले से अगर आप देखें, कमेटी बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, जो एयर कमांडर उस्मान गनी जिसकी सरबराही कर रहे हैं। इस कमेटी में जो है टेक्निकल अफराद भी शामिल हैं, इंजीनियर्स शामिल हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखेंगे, जाके क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और पहले के तमाम डॉक्यूमेंट्स लेंगे, किसने साइनिंग दी, अगर साइन किए तो क्या क्या इशूज़ को क्लियर किया गया था। फिर अप्रैल 2020 को जो अप्रूवल मिली थी उसमें क्या था, जो 28 अप्रैल 2020 को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो किस लिहाज से जारी किया गया था और किन किन अफराद ने साइन किया, किस तरीके से चेक किया गया, ये कितना पुराना था, क्योंकि कई सवालात उठते हैं कि इतना पुराना जो है ये त्यारा, बहुत पुराना त्यारा बताया जाता है कि ये जो इस्तेमाल में लाया जा रहा था बहुत पुराना था। ये त्यारा इतना पुराना था तो फिर इसको कैसे जो है वो, अगर एक इंजन में आग लगती है तो दूसरे में कैसे जो है एक बैक वक्त दोनों इंजनों में कैसे आग लग सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिसका अभी वो जो ये ताहिर जैदी साहब बता रहे हैं कि उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर उसको वो बटन भी अगर आप प्रेस करें तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसके बाद फिर क्या रास्ता रह जाता है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं खराबी होगी और ज़रूर ऐसे ही खराबी देखने में आती है, क्योंकि मैंने मुतअद्दिद बार जो है यहाँ पे जिस तरह PIA पे बाकी जहाँ पे वो इसको फिटनेस सर्टिफिकेट जब देने के लिए तैयारियाँ कर रहे होते हैं या इस पर जब मुतअद्दिद स्टोरी पे जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो मुख्तलिफ सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम वहाँ तक एक्सेस लेते हैं। जब हम जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पे बड़े जो बड़ी कहा जा सकता है कि अजीब तरीके से वो उसको इन्वेस्टिगेशन हसन, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। यही सवाल मैं ताहिर साहब के आगे रखना चाहूंगी। ताहिर साहब, ये जिस तरह के हसन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई खराबी होती है जो कि बाद में बड़ी बन जाती है, या फिर ये भी मुमकिन है कि एकदम से बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाए, और क्योंकि आप टेक्निकल साइड को देखते हैं, इस हवाले से हमें बताइए। देखें, ये जो लैंडिंग गियर का प्रॉब्लम है, ये ऐसे सोचने की बात है, व्हील्स के बगैर भी जहाज बड़े इत्मीनान से सेफली लैंड कर सकता है। और हमारे मुल्क में 747 जो कि दुनिया में कहीं मतलब बैली लैंडिंग नहीं हुई, यहाँ बैली लैंडिंग हुई विदाउट ए सिंगल कैजुअल्टी। 400 बंदे बैठे हुए जहाज इस्लामाबाद में रनवे पे लैंड कर गया कि उसके व्हील बाहर ही नहीं निकाले गए थे और वो लैंड कर गया विदाउट व्हील्स और नथिंग हैपेंड। ये जहाज इतना मजबूत बना होता है, इसके जो बॉडी के जो बेस ये गार्डर्स वगैरह होते हैं, मैं इसका बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि जो बॉडी की जो लोअर पोर्शन होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, दैट कैन टेक दी लोड। और जमीन पे भी मतलब विदाउट व्हील, और व्हील का एक दफा बाहर आ जाना एक गुड इनफ कि वो लॉक भी हो जाते हैं अपने वेट से और दे टेक दी लोड। ये मुझे जो कह रहे हैं ना कि व्हील खराब थे, ये किसी खराबी के साथ जहाज को रिलीज नहीं किया ठीक है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि ये जो कल से इब्तदाई मालूमात में लैंडिंग गियर बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इतने टेक्निकल नहीं है, ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स बता सकते हैं कि ये कितना बड़ा मसला हो सकता है। और ताहिर साहब बता रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बल्कि इसके बगैर अगर ख़राब हो जाए, कोई ऑल्टरनेट ना भी मौजूद हो, तो वैसे भी बाहिफाजत तैयारे को लैंड करवाया जा सकता है। इसका मतलब है कि रीज़न कोई और भी हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैप्टन कासिम कादिर साहब से मैं बात करना चाहूंगी। कैप्टन साहब बताइएगा, जब इस तरह का मामला हो जाता है जहाज में, तो अमले के पास फौरी तौर पर क्या ऑप्शन होता है? जो पैसेंजर्स होते हैं उनको क्या हिदायत जारी की जाती है, उनको क्या हिफाजती इक़दाम के बारे में बताया जाता है? क्योंकि इस बदकिस्मत तैयारे से 2 ऐसे खुशकिस्मत मुसाफिर भी रहे हैं जो कि उनकी जिंदगियां बच गई हैं। अमला तो जो है, मैं ये बताता चलूँ, जो कैप्टन सज्जाद गुल थे वो उनके 17,000 घंटे थे, 24 साल का एक्सपीरियंस था PIA में, और 5,000 तकरीबन 4,700 घंटे थे एज कैप्टन ऑन एयरबस 320। तो एक्सपीरियंस का तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। और ये भी मैं बताता चलूँ कि हर 6 महीने बाद हर पायलट जो है उसकी इमरजेंसीज की ट्रेनिंग होती है सिमुलेटर में, कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको किस तरह हैंडल करना है। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है। और कई एयरलाइंस में सिर्फ कैप्टन की होती है, को पायलट की साल बाद होती है, 2 साल बाद। हमारे मुल्क में और हमारी जगह पे ऐसा नहीं होता। हमारी दोनों की, कैप्टन और को पायलट दोनों की, हर 6 महीने बाद ट्रेनिंग्स होती हैं टू हैंडल इमरजेंसी सिमुलेटर्स में। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ। ऐसी सिचुएशन में जब दोनों इंजन चले गए इतने जमीन के करीब, तो क्या कोई हिदायत देने का मौका मिला, क्योंकि आप तो इमरजेंसी हैंडल कर रहे हैं, या नहीं मिला, ये कुछ नहीं कह सकते इस वक्त। अगर यही चीज 30,000 फुट पे हुई हो, 2 इंजन चले जाए, तो आपके पास बहुत टाइम होता है प्लान करने का। जब आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे हैं, उस वक्त आप जब आपको पता चल जाए कि मेडे कॉल हो चुकी है और चांसेस हैं कि जहाज नहीं बच सकेगा, तो फिर आप पैसेंजर्स को, कैबिन क्रू को ब्रीफिंग देते हैं कि अब जहाज के चांसेस हैं कि ये नीचे जाएगा, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट है। आप लोगों को, पैसेंजर्स को बता दिया जाता है, कैबिन क्रू बता देता है कि अब हम नीचे टच डाउन करने लगे हैं, हम क्रैश लैंडिंग करने लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस तरह के वक्त पे जब आपके पास वक्त बहुत कम है और आप सिर्फ एयरक्राफ्ट को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है टाइम ना मिला हो। इस टाइम पे कोई भी, मैं जिस तरह मैंने कहा, कोई भी चीज़ का
के नतीजे पे पहुंचना बिल्कुल बेमानी है। बिकॉज अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके अंदर बाहर की कंपनीज, NTSB है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये लोग आए ताकि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि मकसद हमेशा इन्वेस्टिगेशन का ये होता है कि आइंदा परवाज को सेफर से सेफर बताया जाए, जो हम हमेशा से कहते आए। हमेशा PIA, पैल्पा हर वक्त ये कहती है कि सबसे जरूरी चीज है कि परवाज को सेफ से सेफ बनाया जाए। तो इसके अलावा और इस टाइम पे कोई भी बात करना जो है वो बेमानी है। मेडे कॉल, मैं आपको ये बताता चाहूँ, जब मेडे कॉल कोई पायलट दे दे, इसका मतलब है कि अब वो उसको ये यकीन होता जा रहा है कि अब जहाज जो है वो बहुत ग्रेव और इमिनेंट डेंजर में जाने लगा। बड़ा क्लियरली हमें बता दिया है कि मेडे कॉल भी दी गई, और जब मेडे कॉल दी जाती है तो इसका मतलब होता है कि पायलट बेबस होता जा रहा है, उसके हाथ से मामलात निकलते जा रहे हैं। एजाज साहब, ये बताइएगा कि आपने पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो आपने चेन ऑफ इवेंट्स का जिक्र किया था कि कहीं ना कोई मामला होता है जिसकी वजह से बाद में वो बड़ी खराबी बन जाती है। ये तो हो गया, कभी ऐसा भी मुमकिन हो पाता है कि एकदम से तमाम चीजें खराब हो जाएं, इंजन भी जवाब दे जाए और उसके साथ साथ जो भी जहाज के टेक्निकल मसाइल होते हैं वो एकदम से सारे सामने आ जाएं और पायलट भी उस वक्त बेबस हो जाए? मुमकिन है ये भी? देखिए, ये ऐसा अभी तक तो कोई हिस्ट्री में यस मुमकिन है कि कोई बम का धमाका जहाज भी कर दे तो हर चीज खत्म हो जाती है, मगर अदरवाइज नहीं होता। ये जो अभी एक इन्होंने बड़ी बात की है जिसमें इन्होंने बिल्कुल मतलब किया है कि जी दोनों इंजन उसके चले गए। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, और ये वाजे भी हो रहा है क्योंकि जो तस्वीरें मिली है उसमें रैड डिप्लॉय हुआ है, और रैड डिप्लॉय उसी सूरत में होता है जब दोनों आपकी AC बसेस ना अवेलेबल हो, विच मीन जो दोनों इंजन ना होने की सूरत में होता है। अब एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, जुबैर साहब का एक जो बचे हैं जो इसमें हादसे में, वन ऑफ द लकी पैसेंजर, उन्होंने कहा कि जी आए, बड़ी महारत से जहाज को उठाया गया, जहाज में आके रनवे पे 2 झटके लगे और फिर महारत से जहाज को उड़ाया और लेके गए और फिर दोबारा लैंडिंग के लिए आ रहे थे। नाउ आई एम जस्ट सेइंग कि वो 2 झटके क्या थे, वक्त वो दोस्तों झटके जो लगे हैं, क्या उस वक्त लैंडिंग गियर नहीं था उसका, जो कि जाहिर है कि लैंडिंग गियर का कोई इशू था। तो मैं ये सब चीजें भी है टू फाइंड आउट कि was that loss of power because of, was it because of birds, जिसका ये कैप्टन साहब ने कहा कि birds थी। बिल्कुल सर, आपने ये तमाम सर टेक्निकल मामलात बताए हैं कि इन तमाम चीज़ों पर इंक्वायरी होनी चाहिए। कमेटी बन गई है, इंक्वायरी ज़रूर होगी। पहले भी जितने हादसात हुए उनकी इंक्वायरीज भी हुई, लेकिन मामला किसी तरफ भी लगता दिखाई नहीं दिया। अब जो कमेटी बनी है, अब जो इंक्वायरी होगी, आप इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? इंक्वायरी में मेरी एक थोड़ी सी रेजर्वेशन जरूर है कि अगेन ये जो कमेटी बनाई गई है, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली एयरफोर्स पर्सनल। दिस इज अ सिविल एयरक्राफ्ट, इट इज अ PI एयरक्राफ्ट। PI has got a lot of experienced pilots. I don't know why they want to keep the PIA pilots or PIA people away from PIA's investigations or inquiries. I think they should show, they should have a big heart, they should let them also be members of this. पैल्पा का भी एक आदमी आए इसमें मेंबर बने, और बड़े एक्सपीरियंस PI में रिटायर्ड पायलट्स हैं, उनमें से कोई लोगों को उठाए जो सेफ्टी में काम कर चुके हैं, और ताकि लोगों का फुल कॉन्फिडेंस हो और ये पॉलिटिकल इश्यू ना बने। हम हर चीज को इस तरीके का करके सियासी बना देते हैं, फिर कभी रिपोर्ट आती नहीं है, फिर मतलब वी नेवर गेट एनीवेयर। तो आई थिंक दिस इज एन अप्रोप्रिएट टाइम, इसमें 2-4 मेंबर्स और ऐड कर लें और लोगों को, ताकि एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। ये जिस तरह कैप्टन कादिर कह रहे हैं, NTSB से भी बुला लें, तो कोई मतलब ताकि पता तो चले ना कि क्या हुआ था, एंड देन द करेक्टिव एक्शन। बहुत शुक्रिया एजाज साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कैप्टन कासिम कादिर, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। हसन, ये जो सवालात के जवाब सामने आए और फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन, इंक्वायरी रिपोर्ट, उन्होंने कहा जी स्टेक होल्डर्स को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया गया। ये सिर्फ PIA इस मामले में नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि हम हर शोबे में ही देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया जाता इस तरह की इंक्वायरीज में। ये कल भी ये चीज़ जो है इतराज़ात सामने आए थे कि जब आपने कमेटी बनानी है तो उसमें स्टेक होल्डर को शामिल करें, साबिक एक्सपर्ट डालें, और दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं तमाम को जो है इसका पार्ट बनाएं, और इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप इसकी इंक्वायरी इंटरनेशनली सतह पर भी हो सकती थी, जिस तरह बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से करवाई जाती हैं। आप देखें 15 सालों में PIA किस पोजीशन पे थी, कहां से किस पोजीशन पे आ गई। बहुत जो है वो एयरलाइंस में इसकी बदतरीन परफॉर्मेंस सामने गई है, और सबसे ज्यादा हादसा
PIA की फ्लाइटों में हुई, जिसकी वजह से अब वो जो PIA पर एतमाद था आवाम का वो कम हो गया। सिर्फ वही है जिसने कम पैसे पे जाना होगा तो वो गरीब बंदा अगर जाता है किसी ने तो जुमरे के लिए तो वो इसका अब इस्तेमाल करता है। अब इसकी वो पोजीशन खत्म होती जा रही है। और दूसरा ये भी देखने में आया है कि यहाँ पर जब उसकी इंक्वायरी जो है वो टीम तश्कील दी जाएगी तो क्या वो इस चीज़ों का जायजा लेगी कि जब इनको पता था कि वहां पर परिंदे इस तरह के ये भी हो सकते हैं, खदशात हैं, तो वो तो जो आपका जो इंटरनेशनली अगर आप देखें किसी भी कंट्री में तो बहुत ज्यादा जो है वो फासला होता है, बहुत ज्यादा आबादी से दूर जो है वो एयरपोर्ट बनाए जाते हैं। आप लाहौर में देख लें कितना साथ है, 7 आबादियां बनाने की इजाजत दे दी गई, वहां पर भी बहुत साथ जो है वो करीब आबादियां बनाई गई हैं। और इसी तरह बाकी भी जगहों पर, जबकि ये आबादियां बहुत दूर होनी चाहिए, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन इजाजत कैसे दी जाती है? ये तो अगर मलबा आप खोलेंगे तो पता नहीं कितने अफराद इसके अंदर आएंगे। शायद ये चीनी बहरान से जो चीनी शुगर केस आया, शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक देखें उससे कई बड़ा स्कैंडल ये सामने आएगा। अगर बहुत शुक्रिया हसन रजा। यकीनी तौर पर हादसा तो रूनुमा हो गया है, जितने भी अफराद जिंदगी के बाजे हारे हैं यकीनी तौर पर हम उनके लिए दुआएं खैर कर सकते हैं, उनके लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम सवालात यकीनी तौर पर इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल भी होंगे। लेकिन सवाल ये भी होगा कि क्या इंक्वायरी शफाफ होगी, और अगर होगी तो क्या मंजर आम पर आएगी? लेकिन इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। मुझे आपने इजाजत देनी है, अपनी दुआओं में नेक हवालों में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अब हमारी ईद के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।